खोज खबर में आज हम आपको दिखाएंगे क्या है मोदी सरकार 2.0 का एजेंडा और कांग्रेस में क्यों है इतना कंफ्यूजन। आज ऐसे संकेत मिलने लगे हैं कि कांग्रेस अब नेहरू गांधी परिवार से अलग अपना अध्यक्ष शायद चुन ले। क्यों इस बात की संभावना बढ़ी है यह भी बताएंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं जौनपुर से आई मारपीट और हंगामे की तस्वीरें। जमीन विवाद में यहां दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, सरेआम लाठी डंडे चले, एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लोगों ने बेरहमी से पीटा। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लाठी डंडे चल रहे हैं और किस तरीके से घरों में आग लगा दी गई है। ये दो पक्षों का झगड़ा है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक पक्ष के लोगों ने घर को आग लगा दी है। मामला सराय ख्वाजा थाना इलाके के कोटवार का है। पुलिस ने एक पक्ष के 7 लोगों के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज कर लिया है। और शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। मोदी सरकार दूसरे कार्यकाल का एजेंडा साफ कर चुकी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने अभिभाषण में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और आने वाले दिनों के लक्ष्य को भी बताया। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं मोदी सरकार का मेगा प्लान। मोदी सरकार ने 2024 तक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। $5 ट्रिलियन। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर को 21वीं सदी के हिसाब से तैयार करने पर जोर है। इसके लिए शहरों में मेट्रो, इलेक्ट्रिक वाहन बढ़ाए जाएंगे और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी। इसके अलावा कोई भारतीय पहली बार चंद्रमा पर कदम रखेगा। चंद्रयान 2 के तहत मून मैन मिशन को पूरा करने का लक्ष्य है, यानी चंद्रमा तक जाएगा भारत का इंसान। नदियों की स्वच्छता पर जोर रहेगा। गंगा के बाद कावेरी, पेरियार और यमुना को भी साफ करने का लक्ष्य है। ये मोदी सरकार का 2.0 का मेगा प्लान है। इसके अलावा जो सबसे बहुत और महत्वपूर्ण बात है वो है नल से जल, घर तक पीने का साफ पानी पहुंचाया जाएगा। ये लक्ष्य है नल के माध्यम से, और पीने का पानी हर भारतीय को मिले, ये सरकार की कोशिश रहेगी 2024 तक। साथ ही जल संरक्षण के उपायों पर भी जोर दिया जाएगा ताकि भविष्य के लिए पानी को बचाया जा सके। इसके अलावा जनधन योजना में अकाउंट तो खुल चुके हैं, लेकिन इसके बाद अब एक नई पहल हो रही है, वो ये है कि डाकिया बैंक बनेगा। यानी जो डाकिया आपके घर तक पहुंचता है वो अब बैंक की तरह काम करेगा। इसके अलावा जो अगली चीज है बीमारी, जिसको लेकर एक गरीब आदमी सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, टूट जाता है पूरी तरह अगर घर में कोई बीमार हो जाता है। इसके चलते 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान भारत योजना लागू की गई है। अब तक 26 लाख लोगों ने इलाज कराया है और इस योजना को और सशक्त करने पर जोर होगा। हर वर्ग की महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर होगा ताकि महिलाओं के नेतृत्व में देश आगे बढ़ सके। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश के दोनों सदनों को संबोधित किया और मोदी सरकार के 2.0 का एजेंडा साफ किया, जिसको हमने आपको अभी बताया। लेकिन इसके अलावा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, वो है सबका साथ, सबका विकास के साथ साथ सबका विश्वास। और इसीलिए सबसे पहले मोदी सरकार काम करने जा रही है 3 तलाक बिल पर। 3 तलाक और निकाह हलाला जैसी कुप्रथाओं का उन्मूलन जरूरी है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के ये शब्द और उस पर बजती तालियां और तालियों की इस गड़गड़ाहट में भी साफ सुनाई दे रहा है कि आने वाले दिनों में देश की सियासत किन मुद्दों पर गर्म होने जा रही है। पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार 3 तलाक पर 2 बार अध्यादेश लेकर आई। दिसंबर 2018 को लोकसभा ने 3 तलाक बिल पास कर दिया, लेकिन राज्यसभा में इसे मंजूरी नहीं मिल सकी। 13 फरवरी 2019 को मोदी सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्यसभा का सत्र खत्म हो गया और इसके साथ ही ट्रिपल तलाक बिल भी रद्द हो गया। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने 12 जून को 3 तलाक बिल को फिर से मंजूरी दे दी और अब इसी सत्र में इसे पेश करने की तैयारी है। मोदी सरकार मानती है कि 3 तलाक कानून मुस्लिम महिलाओं की हालत में सुधार करेगा। अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिसंबर 2018 तक देश भर में 3 तलाक के 248 मामले सामने आए हैं। हालांकि कुछ संगठनों का दावा है कि जब से मोदी सरकार 3 तलाक पर अध्यादेश लाई है तब से ये मामले कम हुए हैं, लेकिन 3 तलाक बिल पर सियासत फिर भी थमती नहीं दिख रही।
जहाँ पे मुस्लिम पर्सनल लॉज की बात होती है, जहाँ शरीयत की बात होती है, जहाँ मुसलमानों की महिलाओं की बात की जा रही है, वहाँ हम इसके अगेंस्ट हैं कि इस्लाम की शरीयत के अंदर दखल अंदाजी हो। मुसलमानों का मसला है, इनको इस मसले से ये इसमें है। हाँ, तो ये जो छेड़छाड़ की जा रही है और ज़बरदस्ती ये बिल जो लाया गया है बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान मोबाइल देखते राहुल गांधी का वीडियो इस वक्त सुर्खियों में है। राहुल गांधी के मोबाइल देखने का वीडियो वायरल हो चुका है और इस पर सियासत भी खूब हो रही है। ये वही तस्वीर है जिसको लेकर राहुल गांधी पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि अभिभाषण के दौरान पहले 24 मिनट तक राहुल गांधी अपने मोबाइल में व्यस्त रहे। कुछ देर तक उन्होंने सोनिया गांधी से बातें की और राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक बार भी मेज नहीं थपथपाई, सिर्फ आखिर में 1 सेकंड के लिए मेज को छुआ। तस्वीरें सामने आने के बाद सियासत गर्म है। सत्ता पक्ष के लोग राहुल गांधी को नसीहत दे रहे हैं और कांग्रेस नेता राहुल को लेकर उठ रहे इन सवालों पर हमलावर हैं। थक गए हैं, बहुत थक गए हैं और उनकी रुचि राजनीति में नहीं है और स्वाभाविक तौर से जब राष्ट्रपति के अभिभाषण की चर्चा हो तो उनकी कोई रुचि दिख नहीं रही है। उनको खेल में ज्यादा रुचि लगता है, जैसा आप लोगों ने बताया। देखा जा रहा है, मालूम कौन क्या कर रहा था, लेकिन मैं समझता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी वहां बैठे थे वो भी सुन रहे थे अभिभाषण, वो भी सोच रहे होंगे मैंने कह तो बहुत सोच दिया लेकिन करूंगा कैसे। इतना ही नहीं, जब राष्ट्रपति ने पाकिस्तान पर की गई सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक का जिक्र किया तो पूरा सेंट्रल हॉल तालियों से गूंज उठा। सोनिया गांधी भी खुद को ताली बजाने से रोक नहीं पाई, लेकिन इस दौरान राहुल सोनिया को रोकते जरूर दिखे। राष्ट्रपति के भाषण के दौरान राहुल गांधी का मोबाइल पे ध्यान लगाना सत्ता पक्ष के नेताओं को नागवार गुजरा। तो पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सत्ता पक्ष के नेता अपनी गिरवा में झांक कर देखें कि उस वक्त उनके मंत्री क्या कर रहे थे। वीडियो राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। कांग्रेस पार्टी के अंदर इस बात की संभावना और बढ़ गई कि पार्टी अब राहुल गांधी की जगह एक नया कांग्रेस अध्यक्ष चुने। राहुल गांधी चुनाव में हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अपने इस्तीफा देने के फैसले पर अड़े हुए हैं। आज इस बात को इसलिए भी हवा मिली क्योंकि सोनिया गांधी से जब पूछा गया कि पार्टी का अध्यक्ष अगला कौन होगा तो उन्होंने इस पर साफ जवाब नहीं दिया। सोनिया गांधी ने यह नहीं कहा कि राहुल गांधी ही अध्यक्ष है, राहुल गांधी ही अध्यक्ष रहेंगे। यानी यह संकेत देता है कि शायद अब राहुल की इस जिद को सोनिया ने भी मान लिया है कि वो अध्यक्ष नहीं रहना चाहते। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी अध्यक्ष से इस्तीफा देने के फैसले पर अभी भी कायम हैं। कांग्रेस पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि राहुल कई बार पार्टी को साफ कह चुके हैं कि अब वो गांधी परिवार से अलग अपना एक नया अध्यक्ष चुन ले। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के आज की बॉडी लैंग्वेज और उनके आज के बयान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। राहुल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनका उत्तराधिकारी चुनने का अधिकार पार्टी को है, वो ये फैसला नहीं ले सकते। मतलब साफ है कि राहुल गांधी अड़े हुए हैं और अध्यक्ष बने रहने को तैयार नहीं। सूत्रों के मुताबिक 25 मई को सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्होंने इस्तीफा देने का प्रस्ताव भी दिया था, हालांकि उसे फौरन खारिज कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस का संकट ये है कि राहुल मानने को तैयार नहीं। हालांकि कांग्रेस का कोई नेता इस बारे में खुलकर बात करने को तैयार नहीं है कि पार्टी में किन नामों पर मंथन चल रहा है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी समीकरणों के मुताबिक मल्लिकार्जुन खड़गे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के नाम फिलहाल चर्चा में हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश मासूमों की मौत से गमजदा है, लेकिन सीएम नीतीश कुमार के लिए चमकी बुखार पर मीडिया से बात करने का भी समय नहीं है। ये महज दावा नहीं है, तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। आज जब मीडिया ने चमकी बुखार से मर रहे मासूमों को लेकर सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देना तो दूर, अपनी गाड़ी रोकना भी जरूरी नहीं समझा। नीतीश जी मुजफ्फरपुर पे कुछ बोलेंगे? नीतीश जी, आपको नहीं लगता है कि राज्य में शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी, सवाल ले लीजिए।
नीतीश जी, मुजफ्फरपुर में बच्चे मर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है नीतीश जी। सत्ता कितनी मगरूर होती है, ये तस्वीरें इसकी गवाह हैं। चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर और बिहार के दूसरे जिलों में 150 से ज्यादा बच्चों की मौत के बाद पूरा देश गम में डूबा है, लेकिन सीएम साहब के पास चमकी बुखार पर 2 शब्द बोलने के लिए भी वक्त नहीं है। नीतीश जी, मुजफ्फरपुर पे कुछ बोलेंगे? नीतीश जी, आपको नहीं लगता है कि राज्य में शासन व्यवस्था ठीक नहीं है? नीतीश जी, नीतीश जी, नीतीश जी, सवाल ले लीजिए। नीतीश जी, मुजफ्फरपुर में बच्चे मर रहे हैं, आपके ऊपर आरोप लग रहा है नीतीश जी। नीतीश की ये बेरुखी नई नहीं है। दिमागी बुखार से बच्चों की मौत शुरू होने के 18 दिन बाद मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर पहुंचे थे। इस बीच मुजफ्फरपुर के अस्पताल में नेताओं के दौरे करने का सिलसिला जारी है। यहां पहुंचकर शरद यादव ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। पिछली बार जो वादे किए गए थे, यदि आज तक वो पूरे हो गए होते तो निश्चित तौर पर इस तरह का हादसा कब होता है। भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव भी अस्पताल पहुंचे। उन्हें देखने के लिए वहां अच्छी खासी भीड़ जुट गई। भीड़ को काबू में करने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी। चमकी मौत पर नीतीश मौन है और जिन घरों के चिराग बुझ गए हैं, खामोशी वहां भी है, लेकिन दोनों में फर्क है। एक जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं, इसलिए चुप है, और दूसरा दर्द में डूबा हुआ है, इसीलिए गमगीन है। और यह दर्द कितना बड़ा हो चुका है, यह समझने के लिए आपको ले चलते हैं बिहार के वैशाली, जहां एक ही परिवार के 2 चिराग इस बीमारी ने बुझा दिए। इस मां के आंसू थमते नहीं, दर्द है कि जाता नहीं, जाए भी कैसे। जिस मां ने 24 घंटे के भीतर अपने 2 लाल खो दिए हों, वो खुद को क्या दिलासा दे। बस खामोश है, कभी आंसू पोंछ लेती है और कभी उसे यूं ही बहते रहने देती है। वैशाली के हरिवंशपुर गांव में चतुरी साहनी के घर का सन्नाटा कलेजा चीर देता है। 7 साल के प्रिंस और 2 साल के छोटू की मौत यहाँ कई सवाल पूछ रही है। वह दांत लग गया था, वह चमका रहा था, दे लकड़ी के तरह देह टाइट करने लगा। वही तो यहाँ हम देखे, उसके बाद रास्तों में ले गए, गाड़ी 2 चक्का गाड़ी पर बैठा के, तो वैसे ही कर रहा था। तो एक रहता एक बड़ी कस के अथी होता था, तो कस के जाते थे, लेकर के गए हॉस्पिटल भर्ती कराए। चमकी मौत का कहर ऐसा है कि लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। गांव के 7 बच्चों की मौत ने इतना डरा दिया है कि अब एक पल भी यहां ठहरने को तैयार नहीं। सो गलियां सुनसान हो रही हैं और घरों में ताले लटके हैं। घरों में लगे हैं ताले। दरअसल इस गांव की नियति अब ऐसी है कि लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। बच्चों की मौत हो रही है और बच्चे हर किसी को प्यारे होते हैं। कोई नहीं चाहता कि बच्चों के साथ किसी भी खतरे की कोई गुंजाइश हो, और यही कारण है कि इस गांव में अब सन्नाटा पसरा है। आप देखिए, तमाम घरों में आपको ताले लगे नज़र आएंगे। जहां मवेशियों को रखने की जगह था, वो भी जगह खाली है। गांव छोड़कर लोग जा रहे हैं, गांव में लोग रह नहीं रहे हैं। और अब बात बंगाल की। लोकसभा चुनाव के साथ शुरू हुआ राजनीतिक हिंसा का दौर यहां पर थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला भाटपाड़ा का है, जहां पर लोकसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से राजनीतिक हिंसा शुरू हो चुकी है। लगातार होते बम धमाके, 20 सड़क पर पड़े हथगोले, दुकान के पास बरामद देसी कट्टा, सड़कों पर भारी तादाद में पुलिस के जवान और हंगामा। ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पश्चिम बंगाल में हिंसा अब भी जारी है। नॉर्थ 24 परगना के भाटपाड़ा इलाके में एक बार फिर हिंसा भड़क उठी। बताया जा रहा है कि गुरुवार सुबह 2 पक्षों में बमबाजी और फायरिंग होने लगी, जिसके बाद स्थिति अनियंत्रित हो गई। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। वहीं हुगली के आरामबाग में भी बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई, जिसमें टीएमसी का स्थानीय नेता घायल हो गया। बीजेपी ने बंगाल में हिंसा को टीएमसी की बौखलाहट करार दिया है। एंटी पीपल और एक मुख्यमंत्री के पद की जो गरिमा है, वो जो है उसी पे लगी हुई है, और मेरे ख्याल से सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड पे चली गई है। लोग बीजेपी की तरफ जाना चाहते हैं और टीएमसी की सरकार को नफरत करते हैं।
हिमाचल प्रदेश में एक बस खाई में गिर जाने से अब तक 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 37 लोग घायल हैं। इनमें से कई की हालत गंभीर है। यह हादसा कुल्लू के करीब हुआ। यात्रियों से भरी बस बंजार इलाके से गजगुड शैणी की ओर जा रही थी, तभी बेकाबू हो गई और खाई में गिर गई। इससे बस के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल घटनास्थल पर राहत बचाव का काम चल रहा है। बचाव अभियान में डॉक्टरों की टीम और अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद हैं। घायलों को आनन फानन में नजदीकी अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। हादसे का शुरुआती कारण ओवरलोडिंग बताया जा रहा है। सरकार का कहना है कि लोगों को राहत पहुंचाने की सभी मुमकिन कोशिशें की जा रही हैं। इस हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के 2 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। इस बगावत को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के पास कार्रवाई की अर्जी दी है। इस अर्जी में अनिल वाजपेयी और देवेंद्र सहरावत को अयोग्य ठहराने को लेकर अपील की गई है। लेकिन इस अपील के बाद अब अनिल वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज पर बड़ा आरोप लगाया है। वाजपेयी का दावा है कि सौरभ बीजेपी में शामिल होने की योजना बना रहे थे। सौरभ भारद्वाज ने कहा और कुछ भी हो जाए, देश में नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है। तो मैंने कहा भाई साहब आप नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं, तो हमने कहा फिर तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहिए। तो बोले वाजपेयी जी आप भी भाजपा ज्वाइन करो, पीछे से मैं भी भाजपा ज्वाइन करूंगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। सियासत का रंग भी गजब है। कहते हैं सियासत में न कोई हमेशा दुश्मन रहता है और न ही दोस्ती हमेशा बरकरार रहती है। जो कल तक एक झंडे तले सियासत करते थे, अब वो कस्में, दावे और कुलदेवी की सौगंध खाकर एक दूसरे का सच उजागर करने का दावा कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन कर चुके आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल वाजपेयी की तरफ से सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा गया तो वो मीडिया के सामने कुलदेवी की कसम खाने का दावा करने लगे। हैरान हूँ कि वाजपेयी जी इस उम्र में इस घटिया लेवल का भी झूठ बोल सकते हैं। वाजपेयी जी जिस मंदिर में चलना चाहें उसमें मैं जाने के लिए तैयार हूं और मैं आमंत्रित करता हूं, आइए। हमारी कुल देवी है कालका मंदिर, कालका माई है और मैं मानता हूं कि उसके अंदर बहुत शक्ति है। आए, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, टीवी कैमरास के सामने आए, जोत के ऊपर हाथ रख के कसम खा जाए, मैं भी कसम खा के दिखा दूंगा। ये विवाद तब शुरू हुआ जब सौरभ भारद्वाज की तरफ से गांधीनगर और बिजवासन के विधायकों की मेंबरशिप खत्म करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष के सामने याचिका दाखिल की गई। याचिका पर 25 जून को सुनवाई होगी। चीन इन दिनों प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहा है। चीन भले ही एक ताकतवर देश हो, लेकिन जब प्रकृति नाराज होती है तो हर कोई बेबस हो जाता है। राहत और बचाव के काम चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है वो भी नाकाफी है। कार बन गई कबाड़, पानी के रेले में बह गई सड़क, पहाड़ से आया मौत का सैलाब। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। पहाड़ से इतने प्रचंड वेग से पानी सड़क पर उतरा तो चीन के बैझोंग शहर में हाहाकार मच गया। पानी का ये रेला अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने को बेताब नजर आया। कुदरत के ट्रिपल अटैक के आगे खुद को सुपर पावर समझने वाला चीन बेबस नजर आ रहा है। चीन के गुआंगाशी में बारिश ने लोगों को बेहाल कर दिया है, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत के लोग सोमवार को आए भूकंप से अब तक उबर नहीं सके हैं। गुआंगाशी इलाके में बाढ़ ने जिंदगी बेपटरी कर दी है। करीब 10 लोगों की मौत हो गई है, 6 से ज्यादा गाड़ियां बाढ़ में बह गई हैं। तो वहीं कई जगह सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। तबाही के इस तांडव के बीच सिचुआन प्रांत में भूकंप का दर्द अब धीरे धीरे नजर आने लगा है। सोमवार को 6 रिक्टर स्केल के भूकंप ने यहां जो तबाही मचाई, उसमें 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 200 लोग घायल हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2 लाख लोग भूकंप से प्रभावित हैं। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी, फायर फाइटर्स और बचाव कर्मियों को आपदाग्रस्त इलाके में तैनात किया गया है। We hear about the economy and we are told that either it is in the ICU or it has just come out of the ICU, but the news is depressing. Whoever is responsible, that's not the issue. The issue is that the situation is not very good. पाकिस्तान की बदहाली और कंगाली का गुणगान करने वाले ये पाकिस्तान के कोई आम शख्स नहीं, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े जज यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद हैं।
जब किसी देश के चीफ जस्टिस को यूं टिप्पणी करने पर मजबूर होना पड़े तो समझ जाइए उस देश का बंटाधार हो चुका है। और यही पाकिस्तान की हकीकत है, जहां जनता महंगाई की सर्जिकल स्ट्राइक से त्राहिमाम कर रही है। महंगाई दर का आंकड़ा 10 के करीब चला गया है। 1 रुपए की टॉफी के ऊपर तक हम टैक्स देते हैं। कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम टैक्स नहीं देते? तो फिर ये किस चीज का रोना है कि वहाँ टैक्स नहीं देती? टैक्स तो ये खुद नहीं देते। एक मजदूर आदमी, इनका असल में बेसिकली एजेंडा ये है कि गरीब आदमी को मार दो, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, मुल्क ऊपर चला जाएगा। तो वहीं देश के कप्तान कर्जे का रोना रो रहे हैं। 6,000 अरब से 30,000 अरब रुपए पे पहुंचा। इसका अवाम को क्या नुकसान हुआ कि जो हम सालाना टैक्स इकट्ठा करते हैं जो है तकरीबन 4,000 अरब रुपया, उसमें से आधा टैक्स तकरीबन 2,000 अरब रुपया सिर्फ इनके लिए हुए कर्जों की किस्तें अदा करने पे जाता है। जो बाकी पैसा बच जाता है उस पे ये मुल्क नहीं अपने खर्चे पूरे कर सकता। मतलब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है और मुल्क की गाड़ी डिरेल। अब हर रोज पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर यही बहस आम है कि दिवालिया पाकिस्तान को कौन और कैसे बचाएगा। दम तोड़ती अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से ऑक्सीजन चाहिए। इसके लिए पाकिस्तान ने विश्व बैंक के साथ लगभग 6400 करोड़ रुपए के कर्ज वाले 3 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन पाकिस्तान को मिलने वाले कर्ज पर अमेरिका ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय में साउथ और मिडिल ईस्ट मामलों के अधिकारी एलिस जी वेल्स ने कहा है कि पाकिस्तान बेल आउट पैकेज का इस्तेमाल चीन से लिए गए कर्ज चुकाने में इस्तेमाल कर सकता है। हमारा जोर शर्तें तय करने पर है जो पाकिस्तान को मिलने वाले IMF पैकेज के मामले में उचित रहेगा। इन हालातों से निपटना पाकिस्तान की सरकार के लिए आसान नहीं है। बजट पेश करने से पहले इमरान खान ने वित्त मंत्री बदल दिया था। बावजूद इसके हाल ही में आया बजट अर्थव्यवस्था और डॉलर के मुकाबले गिरते रुपए को उबारने में कामयाब नहीं हो पाया है। आज हालात ये हो गए हैं कि देश चलाने के लिए इमरान खान के सरकारी खजाने में भारी कमी हो गई है। आईसीयू में पड़ी अर्थव्यवस्था को देखकर पाकिस्तान अब हिम्मत हारने लगा है। एटमी मिसाइलों की धमकी देने वाला पाकिस्तान आज महंगाई बम से करा रहा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया लगातार गोते लगा रहा है। आज तारीखी कर्जा चढ़ा हुआ है पाकिस्तान पे, बच्चे बच्चे पे कर्जा चढ़ा हुआ है। और अगर हमें कर्जे लेने पड़ते हैं, कर्जों की किस्तें अदा करने पे हमें हर रोज सिर्फ जो कर्जों पे सूद देना पड़ता है वो 6 अरब रुपया है। पाकिस्तान में आम बजट के बाद रुपए में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। $1 के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 157 को पार कर गया है। इसका असर ये हुआ है कि पाकिस्तान में कारोबार की कमर टूट गई है। आसान शब्दों में समझे तो आने वाले महीने बदहाल पाकिस्तान पर और भी भारी पड़ने वाले हैं। पाकिस्तान के तमाम इकोनॉमिक एक्सपर्ट इमरान खान सरकार की स्ट्रैटेजी पर सवाल उठाने लगे हैं। दुनिया में हम कंपेटिटिव रहे ही नहीं, इसी वजह से आज हम ये कहते हैं कि जब एक्सचेंज रेट गिर रहा है तो उसका एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। नंबर 1, पहली बात, जब एक्सचेंज रेट ड्रॉप होता है तो उसका इम्पैक्ट आने में लगभग 1 साल मुकम्मल होना होता है, तब जाके उसका इम्पैक्ट आने लगता है। ये ऐसे नहीं है कि सुबह चेंज हुआ और शाम को इम्पैक्ट आ गया। पाकिस्तान में संसद से लेकर पाकिस्तानी न्यूज चैनलों पर इन दिनों इमरान खान की खूब खिंचाई हो रही है। सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या यही है न्यू पाकिस्तान। दरअसल पाकिस्तान में इन दिनों फॉरेन रिजर्व भी घटता जा रहा है, जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। इस साल 3 जून तक पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व $14.8 बिलियन है, जबकि 3 महीने पहले ये $17.4 बिलियन था। यानी देश चलाने के लिए पाकिस्तान के पास फिलहाल इतना ही पैसा बचा है। यूं तो अपने चुनाव प्रचार में इमरान खान ने न्यू पाकिस्तान का नारा बुलंद किया था, लेकिन न्यू पाकिस्तान बनाने के बजाय वो बदहाल अर्थव्यवस्था के सरताज बन गए। माली हालात सुधारने के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया, फिर भी खजाना खाली है।
आज की तारीख में पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो चुकी है कि कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने तक पैसे नहीं, ऊपर से जनता पर टैक्स का चाबुक। रही सही कसर पूरी कर दी महंगाई ने। कैसे बच्चों को पाले, तालीम भी नहीं दिला सकते हम। जो उम्मीद है इस हुकूमत से इस आवाम को थी वो इस पे पूरा उतर नहीं रहा है और आने वाला वक्त मैं समझता हूँ कि खुदकशियों का होगा। तब्दीली का ये नई तब्दीली आई है जिसकी वजह से ये गरीब आदमी तो बिल्कुल तब्दील हो गया है। इमरान खान न्यू पाकिस्तान का सब्जबाग दिखाकर जुलाई में मुल्क के नए कप्तान बने थे। तब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती कंगाल अर्थव्यवस्था में जान फूंकने और कर्ज के बोझ को घटाने की थी। लेकिन इमरान एक कामयाब कप्तान की पारी खेलने के बजाय भैंस, गधे और अंडे तक सीमित रह गए। नवाज शरीफ को गद्दी से बेदखल करने के बाद इमरान सरकार उनकी भैंसों और लग्जरी कारों को बेचकर पाई पाई का जुगाड़ करने लगी। सितंबर में पाकिस्तान की सरकार ने 8 भैंसों की नीलामी की और उससे 23 लाख रुपए जुटाए। 61 लग्जरी कारें बेचकर पाकिस्तान सरकार ने करीब 20 करोड़ रुपए जुटाए थे। इसके बाद पाकिस्तानी सरकार ने रेलवे की जमीन की भी नीलामी की। भैंस, जमीन और कारों के बाद इमरान सरकार ने जिससे तिजोरी भरने का नया फॉर्मूला खोजा वो है पाकिस्तान के गधे। जी हां, पाकिस्तान को बिजनेस आइडिया आया कि कंगाली को दूर करने के लिए क्यों न सदाबहार दोस्त चीन को गधों की सप्लाई की जाए और इसके लिए बाकायदा योजना भी बनाई गई। दुनिया में पाकिस्तान तीसरा देश है जहां गधों की बड़ी आबादी है। इसी से जुड़े एक फैसले ने पाकिस्तान को दुनिया के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया था। वो था गधों से तिजोरी भरने का आइडिया। बदहाली और गुर्बत भरे दिन से छुटकारा पाने के लिए फरवरी में इमरान सरकार ने ऐसी योजना बनाई थी जिसमें गधों की नस्लें बढ़ाकर उनकी सप्लाई चीन में करने का प्लान था। इस योजना के तहत पाकिस्तान चीन को गधों का निर्यात करके पैसा कमा रहा है। निर्यात में कोई बाधा न हो इसके लिए पाकिस्तान गधों की आबादी बढ़ाने की योजना पर भी काम कर रहा है। दरअसल चीन में गधे की खाल का काफी इस्तेमाल होता है। खाल से निकली हुई जिलेटिन का इस्तेमाल महंगी दवाओं को बनाने में किया जाता है। इसके तहत चीन की कंपनियों ने पाकिस्तान में $3 बिलियन का करार किया। अब इस कदम से पाकिस्तान की गरीबी तो दूर नहीं हुई और न ही गधे से जुड़ी योजना का कोई असर दिखा, लेकिन पाकिस्तान पर विदेशी कंपनियों का दबाव जरूर बढ़ गया कि डेडलाइन तक गधों की डिमांड पूरी करें। तो यहाँ पर सवाल है कि क्या अब आगे मिलने वाला कर्ज भी फंस सकता है, क्योंकि मामला अब FATF का है और सवाल ये उठ रहा है कि FATF में पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहेगा या फिर भारत की कोशिशों के चलते ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा। और यही पाकिस्तान की असली चिंता है FATF को लेकर, जिसकी तलवार पाकिस्तान की गर्दन पर लटक रही है। भारत ने दुनिया के सामने पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब किया तो अब दुनिया भी ये मांग करने लगी है कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में कर दिया जाए और अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में हुआ तो ये उसके ताबूत में आखिरी कील होगा, क्योंकि उसको दुनिया से कर्जा मिलना बंद हो जाएगा। आतंकी चरित्र को छिपाने के लिए पाकिस्तान ने पैंतरे तो खूब आजमाए, लेकिन भारत के दम से पाकिस्तान आज पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। जिन आतंक के आकाओं पर पाकिस्तानी हुकूमत को कार्रवाई करनी चाहिए थी, उन्हें टेरर एजेंडे का टूल बनाकर पाला पोसा गया और अब पाकिस्तानी हुक्मरानों की करनी की सजा पूरे मुल्क को चुकानी पड़ रही है। हुक्का पानी बंद होने की नौबत आ गई है। टेरर फंडिंग पर नजर रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में पाकिस्तान के ब्लैक लिस्ट हो जाने का खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में FATF की बैठक चल रही है और हड़कंप इस्लामाबाद में मचा है। जब उनको ग्रे लिस्ट में डाला गया था तब होता है जो अगर आपको 2 देशों का सपोर्ट हासिल है तो तब आप ग्रे लिस्ट से बच सकते हैं, परंतु पिछली बारी जब उनको ग्रे लिस्ट में डाला गया था तो तब पाकिस्तान को मतलब कि 2 देश ने भी सपोर्ट नहीं किया था जो उनको ग्रे लिस्ट में नहीं डाला जाए। तो अब उनको ब्लैक लिस्ट में जाने के लिए कम से कम 3 देशों की ज़रूरत होगी। उस समय ये हुआ था, बिल्कुल ये वुहान के आसपास हुआ था और ये भारत और चीन का नहीं तो पहले उसको चीन और UAE और सऊदी अरेबिया जो FATF के जो मेंबर्स हैं
वो पाकिस्तान की सहायता करते रहे हैं। परंतु अब उन्होंने देख लिया है जो वहाँ पर पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ से आतंकवाद बहुत ही बढ़ रहा है और देशों में जा रहा है। क्योंकि किसी भी वक्त फैसला आ सकता है कि FATF ने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है। इसका असर ये होगा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो जाएगी। उसे कोई भी बड़ी संस्था कर्ज नहीं देगी। पाकिस्तान में निवेश के हर दरवाजे बंद हो जाएंगे। पाकिस्तान की हालत अफ्रीकी देश सूडान जैसी हो जाएगी। डिफॉल्ट होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। आतंकी संगठनों पर कड़ी कार्रवाई नहीं करने पर पाकिस्तान पहले से ही FATF की ग्रे लिस्ट में है। इससे उसे सालाना 10 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है और अब उस पर ब्लैक लिस्ट होने की तलवार लटक रही है। FATF दुनिया भर में आतंकी संगठनों को दी जाने वाली वित्तीय मदद पर नजर रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। पाकिस्तान से FATF ने कहा था कि वो आतंकी संगठनों पर एक्शन ले। जिन संगठनों पर एक्शन लेने के लिए कहा गया था उसमें हाफिज सईद का आतंकवादी संगठन भी शामिल है, जिसका नाम है फलाह है इंसानियत, और साथ ही साथ इसके अलावा जकीरुर रहमान लखवी, जैश-ए मोहम्मद का मसूद अजहर और हक्कानी नेटवर्क इसमें शामिल है। इन तीनों पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद एशिया पैसिफिक ग्रुप ने भी जनवरी में पूरी रिपोर्ट तैयार की। इसमें यह पाया गया कि पाकिस्तान ने एक्शन प्लान को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस संस्था की रिपोर्ट के आधार पर FATF कार्रवाई करती है और अब उसे ब्लैक लिस्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। ये भारत के कूटनीतिक प्रयासों का नतीजा है कि पाकिस्तान का आतंकी चेहरा दुनिया में बेनकाब हो सका है। दुनिया के मंचों से लेकर सामरिक मोर्चे पर भारत आतंक पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। आज भारत ने पाकिस्तान को यही जवाब भेजा है कि आतंक के साए में बातचीत का कोई आधार नहीं। आतंकवाद को प्रोत्साहन, समर्थन और वित्त प्रदान करने वाले राष्ट्रों को जिम्मेदार ठहराना जरूरी है। भारत के कड़े रुख से पाकिस्तान को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई है कि अब उसका कोई पैंतरा नहीं चलेगा। इसी अंदाज में PM मोदी ने इमरान खान के उस खत का जवाब दिया जिसमें पाकिस्तानी PM ने बातचीत शुरू करने की वकालत की थी। इस्लामाबाद को भेजे गए जवाबी पैगाम में PM मोदी ने कहा कि पाकिस्तान लगातार भारत से बातचीत की पेशकश कर रहा है, लेकिन भारत का स्टैंड साफ है। जब तक पाकिस्तान की ओर से आतंकवाद पर कार्रवाई नहीं की जाती तब तक बातचीत नहीं हो सकती। साउथ एशिया में और बाकी देशों के साथ एक नॉर्मल और कोऑपरेटिव रिश्ता चाहता है। उस नॉर्मल और कोऑपरेटिव रिश्ते के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसा वातावरण बनाएं जो आतंक और वायलेंस से दूर हो। ये हमारा पुराना स्टैंड है जिसको हमने रिटेरेट किया। कोई भी चर्चा उस चिट्ठी में बातचीत के बारे में नहीं है। दरअसल पुलवामा हमले के बाद से इमरान खान कई मंचों से भारत के साथ दोस्ती का दिखावा कर चुके हैं। SCO समिट से पहले भी पाकिस्तान ने ये माहौल बनाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान द्विपक्षीय बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन विदेश मंत्रालय की कमान संभालते ही S जयशंकर ने ये ऐलान किया था कि कूटनीतिक मोर्चे पर हम सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे, यानी आतंक के साए में पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच खतों का कारोबार तो चलेगा, लेकिन भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि जब तक पाकिस्तान आतंक के कारोबार को बंद नहीं करता तब तक दोनों ही देशों के रिश्ते न पटरी पर लौटने वाले हैं और न ही बातचीत और व्यवहार भारत का पाकिस्तान के प्रति बदलने वाला है। विनोद जयराम के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। दरअसल पाकिस्तान को यह डर है कि भारत के बढ़ते प्रभाव से उसका वजूद खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि दूसरी बार देश की कमान संभालने के दिन से ही PM मोदी इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जब तक आतंकवाद पर पाकिस्तान कोई कार्रवाई नहीं करता
उसके साथ सामान्य संबंध नहीं रहेंगे। इसके संकेत भी शपथ लेने के वक्त तब मिल गए जब उन्होंने मालदीव का दौरा किया और मालदीव से लौटते वक्त श्रीलंका गए। ये भारत का नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को आगे बढ़ा रहा था और इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में सार्क की जगह बिम्स्टेक देशों को आमंत्रित करना भी पाकिस्तान को अलग थलग करने की रणनीति के तौर पर देखा गया, क्योंकि बिम्स्टेक में पाकिस्तान के लिए कोई जगह नहीं है और प्रधानमंत्री ने अपने इस कदम से यह साफ कर दिया है कि वो पाकिस्तान से बातचीत तब तक नहीं करेंगे जब तक पाकिस्तान बोली और गोली दोनों की रणनीति पर चलता रहा। कूटनीतिक तरीके से धन्यवाद कहना, उनसे स्वीकार करना और अंत में फिर आतंकवाद का मुकाबला करना, यह गलत साबित हुआ। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर इमरान खान को कहा कि बधाई संदेश का तो एक अपना महत्व है, लेकिन बातचीत तभी होगी जब आप आतंकवाद पर स्पष्ट नीति अपनाते हैं, आतंकवाद के खिलाफ लड़ते हैं, आतंकवाद को समाप्त करने की आश्वासन नहीं बल्कि ठोस कदम उठाते हैं। एक तरफ पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दो टूक कह दिया है कि टेरर और टॉक साथ साथ नहीं चल सकती, लेकिन पाकिस्तान अपनी आतंक परस्ती की राह को छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका सबूत जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले को लेकर अलर्ट है। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसा हमला दोहराया जा सकता है। इसे लेकर बारामूला और बड़गाम में कड़ी सुरक्षा के निर्देश जारी किए गए हैं। पिछले हफ्ते पाकिस्तान ने आतंकी हमले को लेकर भारत सरकार को अलर्ट किया था। अलर्ट के मुताबिक दक्षिण कश्मीर में आतंकी संगठन 14 फरवरी को हुए लेथपोरा जैसे कोई हमला दोहराने की फिराक में है। अब खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर प्रशासन को पुलवामा जैसा आतंकी हमला होने को लेकर आगाह किया है। अमरनाथ यात्रा से पहले एकाएक कश्मीर में आतंकी घटनाओं में इजाफा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा जैसे हमले की साजिश रचे जाने का अलर्ट ऐसे वक्त में आया है जब कुछ ही दिनों पहले अनंतनाग में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया गया था। इस आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। तो खोज खबर में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज़ नेशन एक ऐसा चैनल है जिस पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं रुकता।